चलिए, तो बच्चों क्या है कि हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे और आज प्रोटीन को समाप्त करते हैं। और आज प्रोटीन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं बताऊं बच्चों, आप जब तक बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आपको हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बस उतना ही समझाऊंगा जितना आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी में है। अदरवाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको आगे पता चलेगी। ठीक है, चलिए मैं बेसिक बेसिक बातें बता देता हूँ आपको। देखो क्या है ना, जब हम स्ट्रक्चर, अच्छा एक मिनट सुनो, स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको कुछ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि अभी, अच्छा आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया क्या फाउंडेशन वाले ने? केमिकल बॉन्डिंग हो यस गया या सर। हो गया खत्म? हो गया है सर। वाह बहुत नहीं सर, बढ़िया, 2 लेक्चर बचा है लास्ट का। बढ़िया, तब तो आप समझते ही होगे। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ केमिकल बॉन्ड्स का नाम बोलता हूँ और आपको बताना है कि उन बॉन्ड्स में कौन से बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग सोचना, मैं कुछ बॉन्ड का नाम लिख रहा हूँ और आप लोग उसको सीक्वेंस में अरेंज करके बोलना है। ठीक है, चलो मैं रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। अच्छा मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात ये भी बता देता हूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, बट इन दोनों के सीक्वेंस में अंतर होगा, और अंतर इसलिए होगा, क्यों होगा, कौन ज्यादा कौन कम ये तो आप बताना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है 2p2p ओवरलैपिंग से बना है। डू नॉट 2p2p ओवरलैपिंग, एनीवन? यस 3p सर। 3p ओवरलैपिंग। ठीक है, तब तो आप पढ़े हैं तो फिर आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आपको सोच के बताना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, देन मैंने एक बॉन्ड का नाम लिखा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मैं और भी बॉन्ड का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, लाइक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। आपको सीक्वेंस अरेंज करना है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का। ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल, वंडरवॉल अट्रैक्शन। ठीक है, या वंडरवॉल फोर्सेस, फोर्सेस बोलो ना डायरेक्ट, सब आ जाएंगे उसमें, वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, ये मैंने रैंडमली कुछ केमिकल बॉन्ड्स के नाम लिखे हैं और आप सभी को सीक्वेंस अरेंज करके बताना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है, सबसे पहले कौन, बाद में कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, और आपको कारण भी बताना है। ठीक है, और बच्चों मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम बायोलॉजी में जो कुछ भी पढ़ते हैं एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। ओके, हम लोग बायोकेमिस्ट्री एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। इवन आप कहीं भी पढ़ जाओ, हायर क्लास एमबीबीएस पढ़ लो, पीएचडी कर लो, कहीं भी चल जाओ, आप एक्वस सॉल्यूशन के अलावा बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ोगे। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में बॉन्ड्स पढ़ते हो तो आप गैसेस स्टेट में भी पढ़ते हो, इवन आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हो, अलग अलग बॉन्ड्स आप पढ़ते हो। बट आप बायोकेमिस्ट्री में एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। और एक्वस सॉल्यूशन में ही आपको सोचना है बॉन्ड का स्ट्रेंथ। ओके, नाउ एनीवन जो आंसर देना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए, जो आंसर देना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं। ठीक है, कोई नहीं? हाँ भाई, कोई नहीं? गजब हो गया यार, क्या पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग, बताओ। अच्छा एक बॉन्ड और है, एक बॉन्ड और है, नाम घुसा देता हूँ मैं उसका। कहाँ पे घुसाऊं बताओ, कहाँ पे जगह है? यहाँ पे बीच में घुसाते हैं। ठीक है, रुक जाओ। एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, तब आगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक, इतने सारे बॉन्ड हैं जो आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या लिखा है, केमिकल बॉन्ड्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके भाई, आप क्या केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो यार? फिर केमिस्ट्री वाले सर को लगता है कंप्लेन करना पड़ेगा है। चलो बच्चों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और सबसे वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक्वस मीडियम में
सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड और डाइसल्फाइड में ये दोनों ही कोवेलेंट है, तो ये सबसे आगे आ जाएंगे। देन आपने पढ़ा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आयोनिक बॉन्ड, तब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तब होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और वन डबल अट्रैक्शन, मेनी टाइप्स के होते हैं। नाउ अब सवाल ये है कि सर ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फिर इसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों पेप्टाइड बॉन्ड और उससे कम डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों? तो आंसर है ड्यू टू डिफरेंट ओवरलैपिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है 2p2p ओवरलैपिंग, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ओवरलैपिंग, आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। और यहाँ होता है 3p3p ओवरलैपिंग। और जब आप 2p2p ओवरलैपिंग पढ़ते हो तो आप उसका वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा बताते हो। रीजन आपको पूरा बताया गया है केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं, ठीक है। बट बच्चों एक बात आप नोट डाल के ध्यान रखेंगे, अगर कल को क्वेश्चन वाला, हालांकि बायोकेमिस्ट्री आप कहीं भी पढ़ो एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, अगर कल को मन में आ जाए कि सर हमने सुना आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सुना है कोई ऐसा कि सर आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सुना है ऐसा? किसी ने सुना है? ठीक है, मानता हूं मैं आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, बट आप भूल जाते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किस पर्टिकुलर फेज में बताया गया है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है बट इन गैसियस स्टेट, नॉट इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में तो कोवेलेंट ही स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो आप ध्यान रखिएगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इन गैसियस स्टेट, नॉट इन एक्वस स्टेट, ठीक है। नाउ अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, ठीक है सर ये सारे बॉन्ड जो आपने ऑर्डर बताए ये ऑर्डर तो हम याद भी रख लेंगे, और याद रखना कोई बहुत भारी काम भी नहीं है, ये याद रख लेंगे सर, लेकिन ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड मिलते कहाँ हैं? समझ रहे हो सर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड मिलते कहाँ हैं? तो आइए, क्या मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है? यस और नो? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने पहले बताया है या नहीं बताया है? प्रिया सर्राफ, नाम ही केवल सर्राफ है या काम भी है सर्राफ? बताया है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन? यस प्रतीक सर। तिवारी, यस सर। प्रतीक तिवारी बताइए किसके किसके बीच में बनता है एटम? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पेप्टाइड बॉन्ड दो किस एटम के बीच में बनता है मैं ये पूछ रहा हूँ? सर कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कार्बन किसका रहता है, एमाइन ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा कार्बन जो सीओ मतलब ओ के साथ अटैच है, तो हम यहाँ लिखते हैं सीओ, लेकिन ये ओ नहीं है, बॉन्ड सी कर रहा है, बताया था ना मैंने, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखा था, याद करो, ओ, ठीक है। और ये एन अमीन ग्रुप का है, और ये एन किससे अटैच है इधर प्रतीक तिवारी? अमीन ग्रुप से। नहीं, ये तो खुद अमीन ग्रुप है भाई, इसका लो एच में इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कार्बन सर अनदर अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन से ऑलरेडी अटैच्ड, ओके। ये किसी अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, ये भी किसी अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, और ये जो बॉन्ड है यही बॉन्ड है कौन? यही बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज अ 2p2p ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, ओके। नाउ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा बच्चों, मैंने ना आपको कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड के टाइप बताने भूल गए थे, मैं एक बार बर्बली बोल देता हूँ, बाकी आपको नोट्स में मैं दिखा दूंगा। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो अल्कोहलिक ग्रुप ज्यादा रखते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप रखते हैं, तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड। कुछ ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, है ना, बताया था क्या, बताया था क्या या भूल गया था बताना? बताया था, तो सुन लो। कुछ नहीं ऐसे बताया अमीनो सर एसिड अभी। होते हैं जो सल्फर रखते हैं अपने स्ट्रक्चर में, और मैंने कहा था कि अमीनो एसिड में देखो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो आम बात है, लेकिन सल्फर कुछ ही अमीनो एसिड रखता है, और वो दो अमीनो एसिड है जिसका नाम है सिस्टीन। क्या नाम है? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन की आर ग्रुप में सल्फर होता है, इसलिए सिस्टीन और मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहलाता है। और बच्चों सुन लेना ध्यान से, सल्फर हो जाने से डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बन जाता है। मैं आपको बता दूं, सिस्टीन और मिथियोनिन में मिथियोनिन कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब क्या समझते हो? ये देखो, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड, और क्या, ये तो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये सल्फर पे अदर किसी से अटैच्ड होगा, ये सल्फर पे अदर किसी एटम से अटैच्ड होगा, ओके। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड वही अमीनो एसिड बनाएगा जिसमें सल्फर हो, पहली बात, पहली बात। और सल्फर सिस्टीन में भी है और मिथोनिन में भी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आखिर मिथोनिन क्यों नहीं बना रहा? जब सल्फर है उसके पास, तो मिथोनिन क्यों नहीं बना रहा डाइसल्फाइड बॉन्ड, और सिस्टीन क्यों बना रहा है? अगेन हिंड्रेंस। आप जानते हैं केमिस्ट्री में हिंड्रेंस बात बात पे आता है, पता होगा आपको, क्योंकि वो स्ट्रक्चर से हिंड्रेंस डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो
आप ध्यान रखेंगे, सिंपली आप ध्यान रखेंगे बायोलॉजी में इतना कि मिथोनिन ड्यू टू केमिकल स्ट्रक्चर ये मिथोनिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाता, इवन उसके पास सल्फर है फिर भी नहीं बना पाता। और सिस्टीन ऐसा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट वन, आयोनिक बॉन्ड। देखो आयोनिक बॉन्ड कहां बनता है आप जानते हो, जहां पे आयन जहां पे चार्ज क्रिएट होते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आपने पहले याद करो कि आप बना रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस सब कर रहे थे, तो ठीक है बीच में तो आप पेप्टाइड बॉन्ड बना के कई सारे अमीनो एसिड को जोड़ते जा रहे थे, लेकिन आपने एक बात नहीं सोचा, जो फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है, जो लास्ट वाला अमीनो एसिड है, उसका टर्मिनल अभी भी रिएक्ट नहीं किया। एम आई राइट? फर्स्ट वाला का टर्मिनल सोचो, फील करो एक बार, और लास्ट वाले का टर्मिनल सोचो, कहां रिएक्ट किया है? क्या वो अगर एक्वस सॉल्यूशन में है और पीएच 7 पे है तो क्या वो आयनिक फॉर्म में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार, आयनिक फॉर्म में होंगे। और उनके बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है, दैट अट्रैक्शन इज आयोनिक बॉन्ड। फ्लक्चुएटिंग चार्जेस के बीच में जो बॉन्ड अट्रैक्शन है ड्यू टू चार्जेस, फ्लक्चुएटिंग चार्जेस, दैट आर आयोनिक बॉन्ड। और इसकी स्ट्रेंथ एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा नहीं होती है, कोवैलेंस में तो बहुत कम ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को भी हम थोड़ा डिटेल में भी लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है तो सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड कई जगह बनता है। फर्स्ट वन मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों, जो ये एन ग्रुप है, मतलब कि जो अमीन ग्रुप है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का O और अनदर अमीनो ग्रुप का H आपस में, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे देखो, मैं इसी स्ट्रक्चर में बताता हूँ कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये O देख रहे हो और ये H देख रहे हो, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यानी कि O ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड H ऑफ अमीन ग्रुप, इनके बीच में OH बॉन्ड बन रहा है एंड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। बट केवल इतना ही नहीं है, मैं आपको बताऊं कई सारे R ग्रुप ऐसे हैं, R ग्रुप, और कई सारे R1 में कह रहा हूं, R2 कह रहा हूं, यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई R1 होगा ना जी, R1 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे कोई R2 होगा, इनके पास अगर O आ जाए और इसके पास H आ जाए जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है तो बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कह रहा हूं कि OH के बीच में तो बनेगा ही बनेगा, और ये O किसका है? ये O है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, H किसका है? अमीन ग्रुप का, इसके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही बनता है। लेकिन जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे R1 R2 R3 R4 के बीच में भी बनता है, अगर पॉसिबल हो तो उसके लिए O होना चाहिए R ग्रुप के पास और किसी अनदर R ग्रुप के पास H होना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो बनता है और अच्छे से बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्डेड एंड वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, जहां पॉसिबल है वहां हो जाता है, आर ग्रुप के बीच में ही लगता है ये सब। ठीक है, डिफरेंट आर ग्रुप के बीच में, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं डिफरेंट आर ग्रुप, बिटवीन आर ग्रुप। और आप पढ़ चुके हैं कई प्रकार के वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को थोड़ा हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है प्रोटीन के स्टेबिलिटी को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है बच्चे, मेरा हेडिंग क्या था? प्रोटीन का स्ट्रक्चर। मैंने अभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाया ही नहीं, अब पढ़ाऊंगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और आपने वेट करा करा के मेरा मीटिंग का 10 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर दिया, मुझे परफेक्टली 40 मिनट चाहिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस मीटिंग को हम यहीं बाइंड अप करते हैं और एक फ्रेश मीटिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तुरंत फटाक से ज्वाइन कर लेना। अच्छा बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? पेप्टाइड बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और वॉन्डर इंटरेक्शन। कहां मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड? पहले बता चुका हूं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां मिलता है? सल्फर सल्फर के बीच में, और सल्फर सल्फर के बीच में मिलता है तो ऐसे ही अमीनो एसिड के बीच में बनेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो सिस्टीन जो सल्फर कंटेनिंग होगा वो सिस्टीन और मेथियोनिन है, मगर मेथियोनिन अपने केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से नहीं बना पाता डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिस्टीन बनाता है। आयनिक बॉन्ड कहां मिलेगा? अपोजिट जो एंड है उसके बीच में फ्लक्चुएटिंग चार्जेस है इन एक्वस मीडियम, उनके बीच में आयनिक अट्रैक्शन लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का O और अमीन ग्रुप का H के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर R1 R2 R3 के बीच में अगर पॉसिबिलिटी दिखता है तो उसके बीच, क्योंकि आप जानते हो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, H किसी के साथ, चाहे वो 3 एटम होता है, या तो F या तो O या तो N, H इन तीनों में किसी के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, जैसे HF HO HN, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप पढ़े हो गए, ये सब आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, आप पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि R1 और R2 के बीच में बस ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो बनना ही बनना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ दे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
जो कार्बोक्सिल ग्रुप और एमीन ग्रुप के बीच में बनता है ना, वहां पे केवल एक ही कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है और ये वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, R1 R2 के बीच में कई सारी पॉसिबिलिटीज है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दैट पर्टिकुलर R1 R2 जो भी है। बट कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप आप तो फिक्स कर दिए ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जब आप फिक्स कर दिए तो वहां पे आपको एटम तो दिख गए ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन से हैं, OH है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी हाइड्रोफोबिक और वंडरबॉल अट्रैक्शन वगैरह अगर पॉसिबल है तो R1 R2 के बीच में लगता है। और आप जानते हो ये सब अट्रैक्शन खास करके वहां लगता है जो R ग्रुप कैसा हो, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। हिमांशु श्रीवास्तव, ऐसा कैसा आर ग्रुप के बीच में बनेगा वंडरबॉल अट्रैक्शन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप? देख भैया बॉन्ड का नाम लिखा है हाइड्रोफोबिक, कम से कम देख को तो बोल दो ऐसा आर ग्रुप बनाएगा जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा, जो वाटर रिपेलिंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके बीच में बनेगा। ठीक है, चलिए अगर इनमें से इस पर्टिकुलर इस बॉन्ड स्ट्रेंथ में अगर किसी को कोई डाउट है तब बोले, फिर हम बढ़ते हैं आगे और फिर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। एनीवन हैव डाउट हियर? एनीवन हैव डाउट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नोट्स में है। नोट्स में कहाँ आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। नोट्स में आपको हिया दिखेगा, कहाँ दिखेगा हिया? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये सब हो गया था हमारा। ये देखो मैंने यहाँ पे सारे बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दिया है, कौन सा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, और फाइनली मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दिया है। देख लो ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये एग्जाम में आता है, भले ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आता है। ठीक है, दीज ऑल आर वीक बॉन्ड, वीक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक या जो भी वंडरवॉल अट्रैक्शन है। और सबसे आगे आएगा पेप्टाइड बॉन्ड, देन डाइसल्फाइड, ये सब मैंने बता दिया। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है बट वैक्यूम में है, गैसियस में मत बोलो वैक्यूम। देखो वैक्यूम क्या होता है पता है, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पे कुछ नहीं है उसको बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, गैसेस से ज्यादा अच्छा होगा कि आप वैक्यूम बोलो, क्योंकि गैसेस तो फिर भी कोई स्टेट हो जाता है। ठीक है, अब वैक्यूम बोलो, नॉट इन एक्वा सॉल्यूशन, मुझे इतना ही बताना था। ठीक है, बाकी ये सारी बातें मैंने जितनी भी बॉन्ड के बारे में मैंने बताया कि कौन सा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, वो सारी बातें आपको लिखी मिलेगी। देख लो सारा बात लिखा मिलेगा आपको। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ CONH एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर CONH। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऑक्सीजन कौन देगा, CO में O, ये O, और अनदर CONH में ये H, ये H, ये क्या दे देगा अपना H, और उसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देखो मैंने बना के दिखाया है, देखो बना के दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड के बारे में बता दिया, हाइड्रोफोबिक के बारे में, वंडरबॉल सब बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, फिर हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसी का पास कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो नहीं है, चलिए आइए मिलिए नए मीटिंग में और हम फ्रेशली नया मीटिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझाने के लिए। फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा।